टीचिंग इजी इंग्लिश एंड कुछ बच्चों ने मुझे लिखा कि वो 10th क्लास की पोएम्स समझना चाहते हैं. सो आई एम हियर विद डस्ट ऑफ स्नो. डस्ट ऑफ स्नो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है. रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जन्म 1874 में हुआ था. इनके बारे में भी जानना ज़रूरी है क्योंकि अबाउट द पोएट एग्जामिनेशंस में लिखना पड़ता है. सो लेट्स नो अ बिट मोर अबाउट हिम. रॉबर्ट फ्रॉस्ट अमेरिकन थे. वो सिर्फ 10 साल के थे जब उनके पिता की डेथ हो गई और उसके बाद वो मैसाचुसेट्स के लॉरेंस में मूव कर गए अपनी पूरी फैमिली के साथ. शुरू से ही उन्हें पोएम्स लिखने का शौक था. इनफैक्ट ग्रेजुएशन के दौरान क्लास पोएट उन्हें कहा जाता था. रॉबर्ट फ्रॉस्ट की ज़िंदगी में बहुत सारे स्ट्रगल्स रहे हैं क्योंकि एकदम से उनकी पोएम्स को एक्सेप्ट नहीं किया गया, सराहना नहीं हुई, लेकिन उन्होंने लिखना नहीं छोड़ा. न्यूयॉर्क इंडिपेंडेंट ने उनकी पहली पोएम माय बटरफ्लाई एक्सेप्ट की और इसी से रॉबर्ट फ्रॉस्ट का प्रोफेशनल पोएट से स्टेटस बन गया. इसके लिए उन्हें सिर्फ $15 मिले थे. Frost's first book was published around the age of 40, but he would go on to win a record 4 Pulitzer Prizes and become the most famous poet of his time before his death at the age of 88. पहली पोएम के बाद अमेरिका में ज़्यादा सक्सेस नहीं मिली, इसीलिए वो इंग्लैंड चले गए. अमेरिका में कुछ देर तक टीचिंग की और घर चलाते रहे, पर इंग्लैंड में बहुत सक्सेस मिली इन्हें. इंग्लैंड में इतनी सक्सेस मिली कि 1915 में अमेरिका ने उन्हें सेलिब्रेटेड लिटरेरी फिगर माना. रॉबर्ट फ्रॉस्ट न्यू इंग्लैंड के बारे में लिखते थे. 1915 में अमेरिका ने उन्हें लिटरेरी फिगर माना और उसके बाद उनकी सक्सेस थमी नहीं. इन्होंने बहुत सारी अच्छी पोएम्स लिखी हैं. इनके वन ऑफ द बेस्ट वर्क्स हैं द गिफ्ट आउटराइट, या फिर वो पोएम जिसमें आपने सुना होगा माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप. दैट्स राइट, द पोएम्स टाइटल इज स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग. देन देयर इज मेंडिंग वॉल, बर्चेस, रोड नॉट टेकन, नथिंग गोल्ड कैन से. ऐसी बहुत सी पोएम्स हैं जो उन्होंने लिखी और वो इतिहास रचते चले गए. I love the one with the title Stopping by Woods on a Snowy Evening because of obviously the sentence miles to go. Dust of Snow भी आप टाइटल देखेंगे तो आईनी एक दिखेगी, जैसे कि रोड नॉट टेकन में है, जैसे कि स्टॉपिंग बाय द वुड्स में भी है. रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक बहुत ही बेहतरीन पोएम है द रोड नॉट टेकन, और ये पोएम हर कोई इससे रिलेट कर पाता है क्योंकि it's about real life experiences, it's about choices, it's about a man taking that road which has not been used or taken by many. तो ये पोएम भी बहुत पॉपुलर हुई थी. एक्चुअली रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जो राइटिंग स्टाइल था उसी की वजह से वो पॉपुलर हुए. वो कॉन्वर्जेशनल था, रियलिस्टिक था, रूरल था, इंट्रोस्पेक्टिव था और इसीलिए हर कोई उनकी पोएम से रिलेट कर पाता था. These days, Bollywood is also adopting this style, conversational, realistic, rural, introspective, because it's closer to life, it's closer to life experiences, and hence, small budget films, which are more conversational, rural, they're working more in Bollywood as well. Similar was the writing style of Robert Frost. I'll talk more about him, his writing style, and the way he used similes, the way he used ironies in his poem. But first, we need to get to the poem, Dust of Snow. So, the title is Dust of Snow. When you look at the title, there are two words that actually draw your attention. One is dust, other one is snow.
Now, the poet could have easily said flakes of snow, but he said dust of snow. It shows irony because dust is something negative, whereas snow is positive. Dust, as you know, is dirty, filthy, but snow is soft, white, pure, nice to touch. It also leads to the imagery of Christmas, coffee, warm clothes. But why did the poet choose these two words? डस्ट ऑफ स्नो इसलिए कहा जाता है क्योंकि पोइट को स्नोफ्लेक्स इतने छोटे लगे कि उन्हें डस्ट कहना बेहतर समझा। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि टाइटल थोड़ा आयरॉनिकल है, उसमें दो ऑपोजिट चीज़ें हैं, डस्ट जो कि एक नेगेटिव फीलिंग है और स्नो जो कि एक पॉजिटिव फीलिंग है। स्नो ब्रिंग्स द गुड वाइब बट डस्ट डज नॉट। पोएट यूज्ड डस्ट टू डिफाइन स्नो बिकॉज ही विश टू हिंट एट हिज बैड मूड। तो दूसरा कारण इस टाइटल का यही है कि बैड मूड की वजह से स्नो जैसी चीज को भी डस्ट शब्द से डिफाइन किया। बिकॉज वेन यू आर नॉट इन अ गुड मूड और ऐसे में अगर स्नो आप पर गिर जाए तो उसमें मज़ा कम, इरिटेशन ज़्यादा होगी। So the title maybe he tried to tell about the dust, which is an irritating factor, but it was snow, which is a positive factor. मतलब कि नेगेटिविटी थी पर पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हुई। There is a sense of hope in the title with the usage of irony, with the usage of positive and negative words. पोएम का लाइन बाय लाइन मतलब समझेंगे तो टाइटल और अच्छे से समझ में आएगा। कभी कभी ऐसे होता है ना कि आप टाइटल से अंदाज़ा लगाने लगते हैं कि पोएम में क्या है, चैप्टर में क्या है, लेकिन चैप्टर और पोएम पढ़ने के बाद टाइटल और बेहतरीन तरीके से समझ में आने लगता है। तो चलिए पोएम का रुख कर लेते हैं। इट्स अ ब्यूटिफुल शॉर्ट पोएम with just 8 lines, but it says a lot. It says about the attitude, it says about your outlook, it says about how nature can actually change you. So, the poem is The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree. It's very simple. एंड हिंदी में एक लाइन में इसका मतलब है कि एक कौवे ने स्नो की डस्ट मुझ पर एक हेमलॉक ट्री से गिरा दी। ये हुआ इसका डायरेक्ट मीनिंग, that there was a crow and he shook the hemlock tree and the snow like dust fell on me. But in the whole first stanza he uses the word dust of snow. इसी तरह उसने throughout क्रो यूज़ किया है विच इज़ अ नेगेटिव वर्ड, शुक यूज़ किया है, डस्ट यूज़ किया है, हेमलॉक ट्री यूज़ किया है। देयर इज़ अ मिक्स ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव गोइंग ऑन हियर। नाउ फॉर एग्जाम्पल टेक द वर्ड क्रो एंड हेमलॉक ट्री, both are negative. Hemlock is a poisonous tree and crow is usually referred to as death, omen, end, fear, naumidi, unlike the only word snow. तो इस स्टैंजा में द पोएट वांट्स टू इम्प्रेस अपॉन द होल नेगेटिविटी में सिर्फ एक छोटी सी पॉजिटिव चीज, दैट इज स्नो। नाउ इफ यू लुक एट द वर्ड क्रो, इट हैज़ अ मेटाफोरिकल मीनिंग। एज आई टोल्ड यू, डर है, डूम है, नाउमीदी है। बेसिकली वो सारे शब्द, वो सारी फीलिंग्स जो पोएट के मूड से सिनोनिमस हैं, इसीलिए उसने क्रो की बात की। ही कुड हैव सेड कोयल, ही कुड हैव सेड बुलबुल, बट ही चोज क्रो। नाउ द क्रो टेल्स अबाउट द पोएट्स थॉट प्रोसेस, हिज स्टेट ऑफ माइंड। तो हो सकता था वहाँ पे कोई और पक्षी होता और शायद उसे क्रो दिखा, जस्ट टू से हिज मूड वॉजंट गुड, इसलिए उसने क्रो देखा जो कि एक डूम, डर को डिफाइन करता है। उसी तरह स्नो को उसने डिफाइन करने के लिए डस्ट यूज़ किया, फ्लेक्स यूज़ नहीं किया। सिमिलरली अ हेमलॉक ट्री, अगेन अ नेगेटिव थिंग। सो द होल स्टैंजा टेल्स अबाउट how negative things are there, just only positive snow, उसको भी डिफाइन करने के लिए he used dust because ultimately when the snow fell on his jacket, the jacket got dirty and then it was from the hemlock tree, एक और नेगेटिव चीज़। बेसिकली कौआ उड़ा
हेमलॉक पेड़ हिला, स्नो गिरी, जिससे गुस्सा आ सकता था क्योंकि सब कुछ तो नेगेटिव था, लेकिन इट बॉट वार्मथ, इट बॉट हैप्पीनेस, क्योंकि आफ्टर ऑल इट वाज स्नो विच वॉज सॉफ्ट टू टच। अब हैप्पीनेस आई ये कैसे पता चला? ये पता चला नेक्स्ट स्टैंजा से। नेक्स्ट स्टैंजा एक्चुअली कंप्लीट्स द पोएम, बिकॉज पहले स्टैंजा में तो सिर्फ ये बताया जा रहा है कि क्या हो रहा है, लेकिन उस हैपनिंग से एक्चुअली हुआ क्या is explained in the second stanza. It says, has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued. So simple, yet so direct. हिंदी में बात करें तो मेरा हृदय परिवर्तन हुआ, मूड बदला, और वो दिन जिसे मैं कोस रहा था उसका बचा कुचा हिस्सा सही हो गया। बचा कुचा क्यों? क्योंकि सेव्ड सम पार्ट पोएट ने बहुत ही इंटेलिजेंटली यूज किया है। ठीक है, तो जो कौवे ने किया, चाहे वो हेमलॉक ट्री के बीच में था, चाहे वो स्नो के नीचे था, चाहे वो डस्ट थी, बट एवरीथिंग चेंज्ड इन समथिंग गुड। मूड बदल गया और बर्बाद होते हुए दिन में अच्छा लगने लगा। यानी नेगेटिव चीज़ों से भी पॉजिटिविटी मिल सकती है। यू नीड टू फाइंड इट, एक्सेप्ट इट। ऑल्सो नेचर में जो बुरा है उसे बुरा ही मत समझो, उसे खुले दिल से इनवाइट करो, और हो सकता है कि वो तुम्हारे साथ कुछ अच्छा कर जाए, तो उस अच्छे पे उसे जज करो, उसकी प्री डिफाइंड नोशंस या डेफिनेशंस पर नहीं। पोएम भी टाइटल की तरह आयरॉनिकल है, राइट? पोएट ने इस पोएम में नेगेटिव और पॉजिटिव का मिक्स दिखाया है, और ये कहना चाहता है कि नेगेटिव चीज़ें जिनसे हम दूर भागते हैं, कभी कभी वो भी खुशी का कारण बन जाती हैं। एक और चीज़ जो इसमें इनडायरेक्टली कही गई है वो है होप, उम्मीद, क्योंकि पूरा दिन खराब था लेकिन कुछ अच्छा हुआ, मूड वापस सही हो गया। ऑल्सो चेंज इज कॉन्स्टेंट। फिलहाल चेंज करते हैं और चलते हैं लिटरेरी डिवाइसेस पर। पहला है राइम स्कीम। द राइम स्कीम इज ABAB CD. अब ये हम क्यों कह रहे हैं? स्टैंजा 1 के सभी सेंटेंसेस के आप लास्ट वर्ड्स को एक जगह लिख लीजिए और फिर देखिए सिमिलर साउंड्स। जैसे यहाँ पे है क्रो, मी, स्नो, ट्री, तो क्रो और स्नो जो है वो सिमिलर साउंड्स हैं, और मी और ट्री जो है वो सिमिलर साउंड्स हैं। तो सिमिलर साउंड को हमने A बोल दिया, दूसरी सिमिलर साउंड को B। सेकेंड स्टैंजा में इट्स हार्ट, मूड, पार्ट, रूड। अगेन हार्ट एंड पार्ट, so we'll name it C. Mood and rude, we'll name it D. तो rhyme scheme हो गई ABAB, CD. This is the simplest method to find out the rhyme scheme. Last words लिख लीजिए, sounds check कीजिए, similar sounds को एक alphabet से define कर दीजिए. Next is alliteration. Alliteration means the occurrence of the same letter or sound, especially consonant sound, and that too in the beginning of the word. That's called alliteration. तो इसके examples देख लें। पोएम में जगह जगह पे alliteration के examples यूज हुए हैं। For example, has given my heart. इसमें her sound जो है that's a consonant and it is in the beginning of the word, so it is has and heart का her sound. That's alliteration. Similarly, there's another sentence, and saved some part. So इधर क्या हुआ? S and S, the sir sound, again that's a consonant and it is in the beginning of the two words in the same sentence. So alliteration is about consonants in the beginning of the words. Fine. Next is inversion. Inversion वर्ड से ही आप याद रख सकते हैं कि inverted कुछ चीज़ होने वाली है. So when the structure of a sentence is changed by the poet to create a rhyme scheme, this poetic license is called inversion. मतलब सेंटेंस को उल्टा करके वो लिखते हैं और उसे कहते हैं inversion. ये poetic license होता है. Poets can do this in order to form a rhyme scheme. So in stanza 1, inversion can be seen. In the sentence, the way a crow shook down on me, the dust of snow from a hemlock tree. अब इसमें क्या है? सेंटेंसेस उल्टे हैं.
एक्चुअली कैसे होना चाहिए था? द डस्ट ऑफ स्नो वॉज शुक डाउन ऑन मी एज अ क्रो फ्लू फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, समथिंग लाइक दैट. तो स्ट्रक्चरिंग जो इस पूरे स्टैंजा की है वो इन्वर्टेड है और इसी को कहते हैं इन्वर्जन. सेंटेंसेस को उल्टा किया हुआ है. तो इसीलिए राइम स्कीम बनाने के लिए ये परमिशन पोइट्स को है. दैट इज कॉल्ड इन्वर्जन. इन्वर्जन सेकेंड स्टैंजा में भी यूज हुआ है, बट आई गिव यू एन एग्जाम्पल ऑफ द फर्स्ट स्टैंजा. सो बेसिकली इन्वर्ट से इन्वर्जन है, तो उसी से आप इसका मीनिंग याद रखिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा. आगे बढ़ते हैं. नाउ वी हैव assonance. Assonance is the prominence of a vowel sound throughout a line. That's called assonance. For example, stanza 1 again. Stanza 1 की line 2 देखते हैं. That was shook down on me. तो सेंटेंस इतना ही है और इसमें ओ साउंड देखिए, दैट इज द प्रोमिनेंट वन. सो दैट्स कॉल्ड एसोनेंस. वावल साउंड जब यूज होंगे थ्रू आउट अ लाइन, प्रोमिनेंट रहेंगे वावल साउंड्स, उसे कहते हैं एसोनेंस. It is different from alliteration because alliteration had consonants and that too in the beginning of the word. Assonance has vowels and could be anywhere in between the word, just that you have to find out that it is the prominent one. Next is enjambment. Enjambment is a singular thought that's been used in the next line also without the use of any punctuation marks. It is called enjambment और ये throughout the poem use हुआ है. आप कोई भी stanza उठा के देख लीजिए, you will find the use of enjambment. जैसे कि second stanza में हम चलते हैं. Has given my heart a change of mood and saved some part of a day I rued. तो एक ही थॉट प्रोसेस है, बट हार्ट पे वो थॉट खत्म नहीं होता, नेक्स्ट लाइन में जाता है, एंड दैट टू विदाउट एनी पंक्चुएशन मार्क्स. सिमिलरली सेकेंड लाइन में भी पार्ट पे जो थॉट है खत्म नहीं होता, रूट तक जाता है, एंड दैट टू अगेन विदाउट एनी पंक्चुएशन मार्क्स. दैट्स कॉल्ड enjambment. Conclude, the poem teaches us a lesson that every small act in life can illuminate our soul and motivate us to do better. Also, nature can be healing for us. Nature में कुछ भी हो सकता है, ज़्यादातर अच्छा होता है. See